हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे बच्चे। होप सब अच्छे होंगे एंड अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। चलिए, तो एग्जाम ओवर हो चुके हैं। 10th क्लास के ऑलमोस्ट रिजल्ट भी आने वाला है एंड जो स्टूडेंट 9th क्लास से 10th क्लास में शिफ्ट हुए हैं उन्होंने अपनी प्रिपरेशंस, अपनी क्लासेस वगैरह भी स्टार्ट कर दी होंगी। ठीक है, तो ओवरऑल हम पूरे सीजन में क्या करने वाले हैं, हमारा जो टारगेट रहेगा वो क्या रहेगा। हमारा टारगेट रहेगा 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स फॉर द कमिंग बोर्ड एग्जाम ऑफ 10th ईयर। ओके, तो मैं आपको मैथ्स पढ़ाने वाली हूँ बिल्कुल बेसिक से। फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज से हम लोग स्टार्ट करेंगे। एनसीईआरटी बेस्ड हमारा जो है कंटेंट रहने वाला है एंड जब प्रैक्टिस की बात आएगी, एक बार जब एनसीईआरटी का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा एंड जब हम एग्जाम के लिए प्रैक्टिस करेंगे या फिर कह सकते हो कि रिवीजन करेंगे, देन उस टाइम पे हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे एंड बीच बीच में एग्जांपल्स के तौर पे मैं आपको अलग अलग क्वेश्चंस भी कराती रहूंगी। तो आपको स्टार्टिंग से एंड तक बने रहना है वीडियो में एंड जो भी क्वेश्चंस मैं पूछूंगी उनको आंसर करना है। ओके, एम आई क्लियर? चलो, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू नंबर्स। वैसे आपके चैप्टर का नाम जो है वो नंबर्स है, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा सा बेसिक आप लोगों को रिमाइंड करा दिया जाए एंड देन उससे आगे हम लोग चैप्टर को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो बेसिक मैं आपको बताने वाली हूँ नंबर्स के बारे में, जो थोड़ा बहुत आपको, थोड़ा सा आप जो भूल गए होंगे वो सब चीजें मैं आपको याद कराऊंगी एंड देन हम लोग एक्सरसाइज पे आ जाएंगे 1.1 पे। ओके, चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। नंबर्स को हम लोगों ने कैसे डिवाइड किया होता है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है। तो सबसे पहले उसी कंफ्यूजन को क्लियर कर लेते हैं। देखो, टाइप्स ऑफ नंबर्स इन मैथ्स, कितने टाइप्स के नंबर होते हैं, कितने टाइप्स के नंबर्स होते हैं। देखो, सारे नंबर्स को हम लोग रियल नंबर्स बोलते हैं। मतलब नंबर्स का मतलब क्या हो जाता है, जिसमें प्लस माइनस प्लस माइनस पॉइंट नेगेटिव रैशनल इरेशनल सब कुछ जो इंक्लूड हो जाता है उसे हम लोग बोलते हैं रियल नंबर्स। अब रियल नंबर को कैसे कैसे डिवाइड किया हुआ है, पहले तो आप इस डायग्राम से समझोगे एंड देन मैं आपको एक एक एक्सप्लेन भी करूंगी। सी, सबसे पहले जब हम अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से, तो हम लोग क्या सीखते हैं बच्चों, 1 2 3 4 5, 1 से ही तो सीखते हैं ना। तो वो क्या होता है हमारा, 1 2 3 4 5 क्या होता है हमारा, वो होते हैं नेचुरल नंबर्स। कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर, जिससे 1 2 3 से स्टार्ट करते हैं। लेकिन जैसे हम थोड़े से और बड़े होते हैं तो हमें क्या इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, जीरो। यानी कि पहले 1 2 3 एंड सो ऑन था। तो ये थे हमारे नेचुरल नंबर्स, इसी में मैंने जीरो भी ऐड कर दिया, तो अब ये हो गए हैं हमारे होल नंबर्स। क्या हो गए हैं, होल नंबर्स। जब जीरो ऐड कर देंगे नेचुरल नंबर में तो वो होल नंबर्स हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इंटीजर्स। जैसे अगर मैं बोलूं आपको, ये लाइन पढ़ी होगी हमने, ये जीरो होगा, इसके इस तरफ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, इस तरफ नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो इधर 1 2 3 एंड सो ऑन। इधर क्या हो जाता है बच्चों, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। जहां पे पॉजिटिव नंबर्स यानी कि नेचुरल नंबर, जीरो यानी कि होल नंबर्स, प्लस नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं, तो उनको हम लोग नाम दे देते हैं इंटीजर्स। उनको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, इंटीजर्स दे देते हैं नाम। ठीक है, ये रहा हमारा इंटीजर्स, जहां पे हमारे जीरो के इस तरफ वाले नंबर और जीरो के इस तरफ वाले यानी कि नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड हो जाते हैं, वो हो जाते हैं हमारे इंटीजर्स। अब इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं। तो ये सारे जिनके आगे प्लस वाला साइन है वो पॉजिटिव इंटीजर हो गए, इधर वाले जो होंगे वो नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। ठीक है, और सिर्फ इंटीजर अगर टर्म यूज कर दोगे तो प्लस माइनस जीरो सब आता है उसमें। समझ गए हो? नेक्स्ट देखते हैं, ये हो गया हमारा नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। फिर एक टर्म आता है, वो आता है रैशनल नंबर्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स को हो सकता है कि क्लियर हो, लेकिन मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को रैशनल नंबर्स में कंफ्यूजन भी रहता है। बेसिकली रैशनल और इरेशनल नंबर्स में आइडेंटिफाई करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मेरा टारगेट ये रहेगा कि आज आप लोगों का ये वाला जो कंफ्यूजन है एटलीस्ट वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो रैशनल नंबर को सिंपल लिखोगे, जिसको
P बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ये नीचे तो 0 हो नहीं सकता ना, नीचे तो नंबर 0 हो नहीं सकता, नोट डिफाइन हो जाता है, इसलिए लिखते हैं क्यू नॉट इक्वल टू 0। तो ऐसे नंबर जिनको P बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है उसे हम लोग रैशनल नंबर्स लिखते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखोगे, एग्जाम्पल के लिए देखो, क्या 4 एक रैशनल नंबर है? आप लोग बोलोगे नहीं, ये तो सिंपल नंबर है, इसको P बाई क्यू की फॉर्म में तो नहीं लिखा है। नो, यू आर रॉन्ग। जिसके नीचे कुछ नहीं होता वहां हम लिख सकते हैं 1। तो 4 बाई 1 क्या ये P बाई क्यू की फॉर्म में हो गया है? बिल्कुल हो गया है P बाई क्यू की फॉर्म में। क्या क्यू यानी कि 1 नॉट इक्वल टू 0 है? यस, नॉट इक्वल टू 0 है। दैट मीन्स ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो कोई भी नंबर हुआ उसके नीचे अगर कुछ भी नहीं है हम लोग उसको 1 मानेंगे, 1 मानेंगे तो वो हमारा P बाई क्यू की फॉर्म में आ जाता है, एंड देन उसको हम रैशनल नंबर बोल देते हैं। ऐसे ही देखो, अगर मैं लिखूंगी 1.4, बेटा क्या ये एक रैशनल नंबर है? क्या एक रैशनल नंबर है? तो इसको थोड़ा सा सोल्व करके आपको देखना पड़ेगा। 1.4 को क्या मैं लिख सकती हूँ? पॉइंट को हटा के 10, पॉइंट को हटा के 10 लिखा, 14 अपॉन 10 हो गया। 14 को क्या लिख सकते हैं? 2 से काटेंगे तो 7 अपॉन 5, 14 अपॉन 10 को 7 अपॉन 5 लिख सकते हैं। बिल्कुल, ये हो गया ना P बाई क्यू की फॉर्म में। P बाई क्यू की फॉर्म में भी हो गया, और हमारा जो नीचे वाला है डिनोमिनेटर है वो नॉट इक्वल टू 0 भी है। दैट मीन्स 1.4 भी हमारा एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो जैसे कोई भी नंबर आपको दे दिया है ना, आपसे पूछा वो रैशनल है या नहीं, तो आप क्या करोगे? उसको P बाई क्यू के फॉर्म में लिख के देखोगे। अगर वो एक नंबर आपको दे रहा है जिसमें क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब कि डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 है, तो वो एक रैशनल नंबर होगा, है ना? ठीक है, कोई भी नंबर आप उठा सकते हो, कोई भी नंबर आप उठा सकते हो, आपको उससे आइडिया लेना है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी मैंने लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ पे एक लिखा हुआ है -3.4। क्या एक ये रैशनल नंबर है? यस, माइनस हुआ तो क्या हुआ? ये एक रैशनल नंबर है, बिकॉज 3.4 को 34/10 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको चाहो तो काट सकते हो, है ना? ये कितना आ जाएगा? 5 बाई -17/5 आ गया। ये P बाई क्यू के फॉर्म में है, बिल्कुल है, तो ये हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, रूट वाले मैं आपको नेक्स्ट में समझाऊंगी। ऐसे ही हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल से अलग जो नंबर्स बच गए वो हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, दोबारा से देखो, सबसे बड़ा होता है रैशनल नंबर्स, उसी में इंटीजर आते हैं, होल नंबर्स आते हैं और नेचुरल नंबर्स आते हैं। तो ये इन सबको छोड़ के जो नंबर बच गए हैं वो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। अगर बात हमारी स्टेटमेंट की आती है तो जिनको P बाई क्यू की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं वो हमारे हो जाते हैं इरेशनल नंबर्स। कैसे करोगे? देखो, इरेशनल नंबर्स को कैसे आइडेंटिफाई करोगे? एग्जाम्पल्स देखो, जैसे पाई होता है, पाई आप लोगों ने सुना होगा, है ना? पाई क्या है? पाई एक इरेशनल नंबर है। पाई एक इरेशनल नंबर है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे कि मैम पाई को तो 22/7 लिखते हैं हम लोग, है ना? और ये 7 नॉट इक्वल टू 0 भी है, ये P बाई क्यू की फॉर्म में भी लिखा हुआ है, तो ये तो रैशनल होना चाहिए, ये तो रैशनल होना चाहिए है। नो, हम पाई को 22/7 लिखते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशंस इजी हो जाए, लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा होगा कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है। हम मानते हैं, ठीक है, यूनिवर्सली 22/7 मानते हैं, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। एक वैल्यू और भी सुनी होगी आपने, 3.14, हम लोग पाई की जगह ये भी रख लेते हैं, तो ये भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये एक बहुत बड़ा नंबर है जिसको यहाँ तक 2 डेसिमल्स तक ही हम लोग लिख देते हैं 3.14। दैट्स व्हाई पाई इज ए इरेशनल नंबर, उसकी कोई प्रॉपर वैल्यू नहीं है, ना ही उसको P बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए ये इरेशनल नंबर्स होता है। और क्या आता है बेटा इरेशनल नंबर में? रूट 10, रूट वाले नंबर्स कह सकते हो। ठीक है, कि रूट में अगर कोई वैल्यू लिखी हुई है उसे हम लोग इरेशनल लिख देंगे, लेकिन सारे नहीं, सारे रूट्स को हम लोग इरेशनल नहीं लिख सकते हैं। ये वाली चीज आपको समझनी है। देखो, अगर आपको बोलेंगे रूट 10, तो यस आप लिख सकते हो रूट 10 जो है वो एक इरेशनल नंबर है, लेकिन अगर मैं आपको बोल दूं रूट
25। तो √25 क्या होगा हमारा, रैशनल नंबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि √25 को हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू 5। ठीक है, 5 को लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 1 करके, मीन्स 5/1 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाता है हमारा, p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए रैशनल नंबर। लेकिन √10 जो है, √10 एक स्पेसिफिक वैल्यू नहीं देता है, √10 ही रहेगा, इसलिए ये एक इरेशनल नंबर हो गया है। ठीक है, समझ गए? मतलब कि रूट की वो वैल्यूज जिनको सोल्व करके हम लोग एक नंबर लिख सकते हैं, तो वो रैशनल नंबर्स हो जाएंगे। लेकिन वो वैल्यूज जैसे रूट, आपको मैं लिख दूं 11, रूट क्या आ जाएगा हमारा 17, है ना, इनको हम लोग परफेक्ट नंबर में नहीं लिख सकते हैं, तो ये सारे इरेशनल नंबर्स हो गए हैं। लेकिन अगर मैं √9 लिखूंगी तो √9 की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी 3, तो ये एक रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये एक रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स थे इरेशनल के। पाई हो सकता है, रूट में वैल्यू हो सकती है, या फिर कोई ऐसी वैल्यू जिसके आगे डॉट 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 लिखा हो, मीन्स जैसे ये देखो 1.2416 डॉट 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 डॉट, मीन्स ये आगे बढ़ती जा रही है, इसका कोई एंड नहीं है, तो ये भी हमारा इरेशनल नंबर्स में आएगा। ठीक है, तो ये सारे मैंने आप लोगों को नंबर्स समझाए हैं। एक एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, बिकॉज इन सब की पूरे मैथ्स में बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, नॉट ओनली टेंस, लाइफ टाइम। ठीक है, लाइफ टाइम आगे कॉम्पिटिशन्स के एग्जाम दोगे तब भी इनका बहुत ज्यादा यूज होगा, इसलिए आज ही इनको क्लियर कर लेते हैं। सामने देखो स्क्रीन पे टाइप्स ऑफ नंबर्स इन मैथ, ये वैसे मैंने आपको बता दिया है, लेकिन जल्दी जल्दी से मैं आपको ये सारा रिवाइज करा रही हूँ। जल्दी से देखेंगे सामने, नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये हमारे नेचुरल्स नंबर हो गए हैं। होल नंबर्स जिसमें जीरो ऐड हो गया है, इंटीजर्स जीरो, पॉजिटिव वाले भी नेगेटिव वाले भी, तो ये हमारे इंटीजर्स हो जाते हैं। रैशनल नंबर्स क्या हो जाते हैं, जिनको p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ये हमारे क्या हो जाते हैं बच्चों, रैशनल नंबर्स हो जाते हैं। इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, जस्ट अभी एक्सप्लेन किया है आप लोगों को, √2, √5, 0.353535 एंड सो ऑन, ये जो ऐसे नंबर्स होते हैं। पाई जो होता है ये हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट पे आइए, नेक्स्ट पे आइए, देखो रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स आर द सेट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल, अभी आपको डायग्राम दिखाया था ना मैंने एक। ठीक है, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, ये सारे मिला के क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। सब कुछ, हर तरीके का नंबर डिवाइड होता है नहीं होता है, p/q फॉर्म में है नहीं है, पॉइंट, माइनस, ये सब कुछ रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो सेट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स इज कॉल्ड रियल नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, एक्स्ट्रा नॉलेज। ठीक है, प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनके दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक वो नंबर खुद। ठीक है, एक तो 1 और एक वो नंबर खुद। क्या 1 एक प्राइम नंबर है? बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि अच्छा 1 तो किसी के भी टेबल में नहीं आता है, 1 एक प्राइम नंबर है। नो, बिग नो। रीजन क्या है, क्योंकि प्राइम नंबर की डेफिनेशन ये कहती है कि ऐसा नंबर, प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर है जो दो, जिसके दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 और दूसरा वो नंबर खुद, दो फैक्टर्स होने चाहिए है, लेकिन 1 का एक ही फैक्टर है, इसलिए क्या हो जाता है हमारा 1 एक प्राइम नंबर में नहीं आता है। सबसे पहला प्राइम नंबर जो होता है वो 2 होता है। कैसे होता है बेटा, 2 क्या होता है, देखो 2 के फैक्टर क्या होंगे, एक तो 1 होगा, है ना, और एक 2 खुद होगा। ठीक है, यानी कि 2 किस किस के टेबल में आता है, या तो 1 के टेबल में आएगा या 2 के टेबल में आएगा, इसके दो ही फैक्टर होंगे। या ऐसे समझ लो कि 2 को कौन कौन डिवाइड करता है, एक तो 1 डिवाइड करता है, एक 2 डिवाइड करता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है हमारा फर्स्ट प्राइम नंबर, फर्स्ट प्राइम नंबर प्लस एक लोता ऐसा प्राइम नंबर जो इवन नंबर है। इवन नंबर्स पता होगा, है ना, तो
2 हमारा फर्स्ट प्राइम नंबर भी है और हमारा इकलौता इवन प्राइम नंबर भी है। उसके बाद 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, है ना। तो ये सारे क्या होते हैं हमारे प्राइम नंबर्स जिनके दो ही फैक्टर होते हैं। क्या 9 एक प्राइम नंबर है? यस एंड नो में कमेंट में रिप्लाई करेंगे सभी। क्या 9 एक प्राइम नंबर है? नो, 9 एक प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि 9 के तो 2 से ज्यादा फैक्टर है। कैसे है देखो, एक तो 1 हो गया, एक 3 हो गया, एक 9 हो गया, इसके तो 3 फैक्टर हो गए, तो ये तो हमारा प्राइम नंबर नहीं हुआ, है ना। तो 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 9 7 के बाद जो प्राइम नंबर होगा वो होगा 11, देन होगा 13, देन होगा 17, देन होगा 91, 23 एंड सो ऑन। जो किसी के टेबल में नहीं आते हैं 1 और अपने खुद के अलावा, वो हमारे प्राइम नंबर्स होंगे। नेक्स्ट देखो, कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? प्राइम नंबर पता है, ठीक है। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। पहला कंपोजिट नंबर 4 होता है, इसके फैक्टर्स देखो, 1 हो गया, 2 हो गया और 4 इटसेल्फ, खुद 4 भी हो गया। जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं या 2 से ज्यादा नंबर से जो डिवाइड होता है वो हमारा कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है। नाम से आपको कंपोजिट मिक्सचर सा कुछ आइडिया लग रहा होगा, है ना, कंपोजिशन मिलके बनना इस टाइप का, तो वो हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं। पहला कंपोजिट नंबर क्या होता है? 4 होता है। पहला कंपोजिट नंबर या स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है? 4 होता है, ठीक है। नेक्स्ट इवन नंबर देख लो, 2 4 6 8 जो 2 से डिवाइड होते हैं, है ना। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? 3 5 7 9 एंड सो ऑन। जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं वो हमारे इवन नंबर्स, सॉरी ऑड नंबर्स होते हैं। आगे एक छोटा सा टेस्ट, छोटी सी क्विज, आप लोगों को सारी चीजें याद रहे जस्ट इसी वजह से। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। जो अभी मैंने आपको समझाया है उसी में से एक छोटा सा टेस्ट है। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होगा? सबसे छोटा प्राइम नंबर अभी मैंने आप लोगों को बताया 2 होगा। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होगा बेटा? 2 होगा। नेक्स्ट, विच नंबर इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। कौन सा नंबर है जो इकलौता इवन भी है और प्राइम नंबर भी है? वो भी हमारा 2 ही है, वो भी हमारा 2 ही है। नेक्स्ट देखो, विच नंबर इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर अभी 1 मिनट पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया, क्या होता है? 4 होता है। जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं वो हमारे कंपोजिट नंबर होंगे, एंड पहला कंपोजिट नंबर क्या होगा? 4, ठीक है। नेक्स्ट पे आइए, पढ़िए क्या है क्वेश्चन। Which of the following classifications does not belong? Which of the following classification does pi belong? इनमें से किससे पाई बिलोंग करता है? मतलब पाई एक इंटीजर है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है या नेचुरल नंबर है, ठीक है। सोचेंगे एंड कमेंट सेक्शन में सभी आंसर देंगे। मेरा आंसर बताने से पहले, पाई किस में आता है? इंटीजर्स में आता है, रैशनल नंबर में आता है, इरेशनल नंबर में आता है या नेचुरल नंबर में? तो बिल्कुल सही आंसर है आपका, पाई बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर्स। पाई किससे बिलोंग करता है? इरेशनल नंबर से बिलोंग करता है। अभी थोड़ी देर पहले ही एक्सप्लेन किया था, ठीक है। ध्यान से सुनना मेरी बात बच्चों, अभी जस्ट आपने एडमिशन लिया है ना, क्लास आपकी नई स्टार्ट हुई है। 1% हो सकता है कि 9th क्लास तक आपका मैथ्स अच्छा नहीं हो, या फिर आपको मैथ्स इंटरेस्टिंग ही नहीं लगता है, तो आपको ज्यादा नहीं करना है। प्रॉब्लम पता है कहाँ है? प्रॉब्लम जब हम कम टाइम में बहुत ज्यादा चीजें सीखने की कोशिश करते हैं, वहां पे प्रॉब्लम आती है। एग्जाम से 1-2 महीने पहले शुरू करना है ना, टेस्ट से पहले पढ़ना। लेकिन अगर आप इस छोटे से दिमाग में थोड़ी थोड़ी चीजें डेली ऐड करोगे, मैं बहुत ज्यादा पढ़ाने ही नहीं वाली हूँ डेली, ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊंगी। डेली थोड़ा थोड़ा ऐड करोगे ना तो आपको ये बोरिंग लगेगा, प्लस आपकी स्टार्टिंग से बेस स्ट्रॉन्ग बनेगी मैथ्स में, आपके कैलकुलेशंस अच्छी होंगी एंड एग्जाम का रिजल्ट तो अच्छा आएगा ही, है ना। तो आपको बस छोटी छोटी चीजें डेली सीखनी है,
दूसरी चीज रटना नहीं है, अगर रटोगे तो भूल जाओगे, क्योंकि कितना ही कोई पढ़ सकता है ना, इतनी मोटी बुक तो होगी आप लोगों की, इसलिए आपको समझना है। जैसे माइंड में ये मत सेट करो कि पाई जो है वो इरेशनल नंबर है, आप माइंड में ये सेट करो कि पाई एक इरेशनल नंबर क्यों है। पाई एक इरेशनल नंबर इसलिए है क्योंकि पाई की कोई भी ना फिक्स वैल्यू नहीं है। ये 22/7 और 3.14 दोनों ही पाई की फिक्स वैल्यूज नहीं है, ये हमारी मानी हुई वैल्यूज हैं, इसलिए ये इरेशनल नंबर है। क्योंकि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, करेक्ट। तो ये रीजन आपके पास होना चाहिए है, प्लस आपको पता होना चाहिए इंटीजर्स में क्या क्या आता है, रैशनल नंबर कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं। आपका आंसर अपने आप आ जाएगा, एक एक मार्क्स के क्वेश्चन भी तो आते हैं ना एग्जाम में, इसलिए तो ये सब चीजें जरूरी है। नेक्स्ट पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइम नंबर, इनमें से कौन सा एक प्राइम नंबर नहीं है, इनमें से कौन सा एक प्राइम नंबर नहीं है। चार एग्जांपल्स दिए, चार ऑप्शन है, देखो 11 एक प्राइम नंबर है या नहीं, यस 11 एक प्राइम नंबर है। 15 एक प्राइम नंबर है, नो। 15 इज नॉट अ प्राइम नंबर, क्योंकि 15 के बहुत सारे मल्टीपल्स हैं, एक है, 3 है, ठीक है, 5 है और 15 खुद भी है, तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है, ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है। इसमें बाय मिस्टेक दो ऑप्शंस करेक्ट दिए गए हैं। 24 भी एक प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 24 के भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, 1 2 3 4 6 8 एंड 12 एंड 24 इटसेल्फ, तो ये तो बहुत बड़ा नंबर है ना, बहुत बड़ा नंबर है, तो 24 भी एक प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट आता है 5, तो यस 5 इज अ प्राइम नंबर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर लिख लो यहाँ, आर नोट अ प्राइम नंबर, तो इसके दो आंसर हो जाएंगे, 15 एंड 24 आर नोट द प्राइम नंबर्स, ठीक है। विद डेफिनेशन सबको समझ में आना चाहिए है। नेक्स्ट पे आते हैं, ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल नंबर, ये तो बहुत आसान है ना, विच इज नॉट ए नेचुरल नंबर, ये क्योंकि ये होल नंबर्स में आता है, नेचुरल नंबर्स में जीरो नहीं होता है, इसलिए जीरो आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन 3 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। एग्जैक्टली जो अभी तक मैंने पढ़ा है आपको, वो मैंने बेसिक बताया, जो आपको चैप्टर आने से पहले छोटी मोटी चीजें पता होनी चाहिए है। ये हमारे चैनल का नाम है, सारे स्टूडेंट्स इसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम बहुत सारी पढ़ाई बहुत ही सारे इंटरेस्टिंग वेज में करने वाले हैं, एंड मैं आपको पूरे साल बहुत सारी चीजें सिखाने वाली हूँ, नॉट ओनली आपकी क्लास 10th, आगे चल के भी जो जो चीजें आप लोगों को यूजफुल रहेंगी वो चीजें हम लोग क्लास में सीखेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट चैप्टर पे ना आगे मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ कि इस पूरे चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इस पूरे चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले मैं आपको उसका आइडिया देती हूँ। इस पूरे एक्सरसाइज में, पूरे चैप्टर फर्स्ट में हम दो चीजें सीखेंगे, एक तो क्या है, HCF एंड LCM, ठीक है, दूसरा इरेशनलिटी, इरेशनलिटी, ठीक है। अभी मैंने आपको समझा ही दिया इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आएंगे, वो हमारे ये दो ही कंसेप्ट इस पूरे चैप्टर में यूज होने वाले हैं। बच्चों HCF क्या होता है, आजकल तो 5th 6th में ही पता चल जाता है HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो पहले मैं आपको ना फैक्टर और मल्टीपल का डाउट क्लियर कर देती हूँ, ठीक है, फैक्टर और मल्टीपल का डाउट क्लियर करती हूँ। जैसे देखो, अभी हमने 24 की क्या लिखे थे कि 24 किस किस से डिवाइड होता है, मींस 24 के फैक्टर्स लिखे थे, क्या थे देखो, ठीक है, ये क्या है हमारे 24 के फैक्टर्स हैं, ठीक है, मतलब ये वो नंबर्स है जो 24 को डिवाइड करते हैं, तो ये सारे इसके फैक्टर हैं, ये सारी की सारी जो 8 वैल्यूज आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो, ये क्या है, फैक्टर्स ऑफ 24, ये 24 के फैक्टर्स हैं, लेकिन 24 इनके लिए क्या है, 24 इनका मल्टीपल है, 24 इसका इनका क्या है, मल्टीपल है, ठीक है।
तो मल्टीपल क्या होता है, फैक्टर क्या होता है, पता चल गया आपको। जैसे मैं बोलूं 6 के फैक्टर बच्चों क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 के फैक्टर तो वो हो जाएंगे 1 2 3 एंड 6, एंड उन सारों के लिए 6 क्या है, उनका मल्टीपल है। ठीक है, जब कोई नंबर किसी को डिवाइड करता है, जैसे अगर मैं लिखूं यहां 50 को 10 ने डिवाइड किया, ठीक है, तो 10 क्या हो जाएगा, हमारा फैक्टर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, हमारा मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, तो फैक्टर एंड मल्टीपल का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या हो जाता है, नाम से समझना। हाईएस्ट सबसे बड़ा, कॉमन का मतलब पता है ना, और फैक्टर सबसे बड़ा फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर किन्हीं दो नंबर्स के बीच में कैलकुलेट होगा। इजी एग्जांपल के लिए मैंने लिखा 10 और मैंने लिखा 12, ठीक है। आपको बोला बच्चों बताइए कि 10 और 12 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, दोनों का सबसे बड़ा फैक्टर क्या होगा, कॉमन। ठीक है, तो बेटा आप 10 को क्या लिखोगे, 2 इंटू 5 लिखोगे, 10 को 2 इंटू 5। 12 को क्या लिख सकते हो शॉर्टेस्ट फॉर्म में, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 टू जा 4, 3 जा 12। तो क्या कॉमन, देखो ये 10 के फैक्टर हो गए, ये 12 के फैक्टर हो गए, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों का क्या हो जाएगा, दोनों में सबसे हाईएस्ट फैक्टर, देखो इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, और तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 हो जाएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 30 कर दूं, मैंने यहाँ पे किया 30, तो बेटा 30 को क्या लिखोगे आप, 2 इंटू 5, है ना, इंटू 3 लिख दोगे, इंटू 3, 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 3 30। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखो क्या हो जाएगा, दोनों के फैक्टर्स में 2 कॉमन है, ठीक है, और अब 3 भी कॉमन है, तो यहाँ पे 3 भी कॉमन आ गया है, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 3 6, मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 30 का और 12 का 6 आ गया। थोड़ा सा दिमाग में सेट करो, ये तो है तरीका निकालने का, माइंड में अगर इसको करना होगा तो कैसे करोगे, 30 और 12, कोई एक ऐसा नंबर निकालना है सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करे, तो 6 होगा, 6 5 जा 30, 6 2 जा 12, 6 से बड़ा कोई ऐसा नंबर है ही नहीं जो इन दोनों को डिवाइड करता हो, 6 से बड़ा कोई ऐसा नंबर है ही नहीं जो दोनों को डिवाइड करता हो। समझ गए हो, इसको ऐसे डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके लिखना है या फैक्टर्स बना के लिखना है, देन जो कॉमन होगा वो आपको नोट कर देना है। अभी हम बहुत सारे एग्जाम्पल इसके करने वाले हैं, सो डोंट वरी। अभी सिर्फ देखो, ना ही कुछ नोट करना है अभी आप लोगों को, आपको सिर्फ देखना है, क्लास के एंड तक आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ चुकी होंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एचसीएफ क्लियर है, एचसीएफ क्लियर है क्या, चलो अब हम लोग आते हैं एलसीएम। एलसीएम का तो, एचसीएफ का तो फिर भी आगे चल के यूज कम होगा, लेकिन एलसीएम आपको आगे चल के हमेशा यूज होने वाला है आफ्टर 12th एज वेल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, एग्जांपल लेते हैं, सेम 10 ले लिया मैंने और 12 ही ले लिया। 10 को क्या लिखा मैंने, 2 इंटू 5, 12 को क्या लिख दिया, 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। क्या होगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इनका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब कि एक ऐसा नंबर जो 10 और 12 दोनों से डिवाइड होता हो, सबसे छोटा एक ऐसा नंबर निकालना है जो 10 और 12 दोनों से डिवाइड होता हो। तरीका क्या रहेगा एलसीएम निकालने का, देखो जितने भी नंबर्स आपको यहां दिखेंगे वो नोट कर लो। हमें 2 दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, हमें 5 दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, और हमें 3 दिखाई दे रहा है, हमें 3 दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 रेज टू पावर 1 इंटू 5 रेज टू पावर 1, मतलब 5 एक बार है, 2 भी एक बार है, यहाँ पे 2 2 बार है, और यहाँ पे 3 एक बार है, ठीक है। तो 2 की सबसे हाईएस्ट पावर पूरे में, इन दोनों में 2 की सबसे हाईएस्ट पावर आपको 2 दिख रही है ना, तो बस यहाँ पे 2 की पावर 2 कर देना। 5 कितनी बार दिख रहा है, 5 की हाईएस्ट पावर 1 ही है, 3 की हाईएस्ट पावर 1 ही है, तो ये हमारा इसका हो जाएगा एलसीएम, 2 रेज टू पावर 2 इंटू 5 इंटू 3, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इसका
LCM सोल्व करके लिखोगे कितना हो जाएगा 2 रेज टू पावर 2 4 4 इंटू 5 इंटू 3 60 कितना हो जाएगा 60 मीन्स 10 और 12 का जो LCM है वो कितना आएगा 60 आएगा। 10 और 12 का वो नंबर सबसे छोटा वो नंबर जो दोनों से डिवाइड होगा वो 60 होगा। कुछ स्टूडेंट्स ने इसको ऐसे भी कर सकते हैं करते होंगे इनफैक्ट कि हम लोग तो मैम ऐसे करते हैं, ये बेस्ट है। सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करना है, 5 पे गया 6 पे गया, उसके बाद किस पे जा रहा है किसी पे नहीं जा रहा है, तो ऐसे भी छोड़ सकते हो और लास्ट में 1 तक लेके जाना है तो 1 कर दो आपको, ठीक है। तो 2 इंटू 5 इंटू 6 कितना हो गया 60 ही हो गया। तो ये भी अच्छा तरीका है जब आपको सिर्फ एलसीएम निकालना हो, कुछ नहीं करना है सिर्फ एलसीएम निकालना है तो ऐसे कर लेना। लेकिन किसी क्वेश्चन में एचसीएफ और एलसीएम दोनों की जरूरत है तो ये वाला करना। रीजन क्या है, यहीं से देख के एलसीएम पता चल जाएगा, इन दोनों चीजों को देख के एलसीएम भी पता चल जाएगा और एचसीएफ भी पता चल जाएगा। टाइम रिड्यूस होगा, टाइम आप लोगों का ज्यादा वेस्ट नहीं होगा। अदरवाइज ये तो हमारा यूनिवर्सल मेथड है, सभी इसको यूज कर सकते हैं। होप सबको क्लियर होगा एचसीएफ और एलसीएम। अब एचसीएफ और एलसीएम को थोड़ा सा डिटेल में हम लोग स्टडी करते हैं। स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन। 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। एक बार सारे स्टूडेंट ट्राई करेंगे, क्या करना है इसका आंसर मुझे बताएंगे। देखो क्या है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। आपको इसमें एचसीएफ एलसीएम कुछ नहीं निकालना है, प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में इसको तोड़ना है। मतलब 140 को क्या लिख सकते हैं आपको ये बताना है। तो बेस्ट इज ऐसे 270, उसके सबसे पहले 2 से ही ट्राई करना है। देन यहाँ 70 दिख रहा है, मतलब कि लास्ट में 0 दिख रहा है। एंड बच्चों अगर लास्ट में 0 तो ऑब्वियसली वो 2 से तो डिवाइड होगा ही, कितना आ जाएगा 35। अब 35 किससे, 2 के बाद ट्राई करते हैं 3, 2 के बाद 3 को देखते हैं, अगर वो नंबर 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है देन 5 पे हम लोग आते हैं। तो ये 3 से तो नहीं होगा लेकिन ये 5 से होगा। 5 7 जा 35, देन 7 1 जा 7। तो इसका क्या होगा आंसर, 140 को प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, या फिर इसको लिखोगे 2 रेज टू पावर 2, 2 बार है ना 2, इंटू 5 इंटू 7। बस ये होता है प्राइम फैक्टर की फॉर्म, ठीक है। ऐसे ही 156 को लिखना, 3825 को लिखना, 5005 को और 7429 को। एक टफ वाला बता देती हूँ मैं, 5005 लिख के बता देती हूँ, ठीक है। बाकी के आपको खुद से करने हैं, इजी है बिल्कुल। ये वाला बता देते हैं, ये वाला बता देती हूँ। ये देखो 3825, इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे ही आपको 5 दिखाई देगा ऑब्वियसली ना तो वो 2 पे जाएगा, है ना। हो सकता है कि 3 पे चला जाए, लेकिन बेस्ट यही रहता है कि अगर 5 पीछे दिख रहा है आपको लास्ट में तो 5 से डिवाइड कर लो, ठीक है। 5 से डिवाइड करोगे देखो कितना आ जाएगा, 5 7 जा 35, कैरी कितना चल गया 3, ये कितना हो गया 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, ठीक है। ओके, दोबारा से 5 आ गया, फिर से 5 पे, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15। देखो जल्दी से 5 1 जा 5, 2 कैरी जाएगा तो 26, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 153 आएगा। क्या 153 किसी के टेबल में आता है, ठीक है। देख के आपको लगेगा कि नहीं आता है, लेकिन ट्राई करना 3 से, 3 पे आता है ये। 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 51। 51 किसके टेबल में आता है, 3 के में अगेन ये आ जाता है 17। 17 एक प्राइम नंबर है तो 17 किसी के टेबल में नहीं आता है, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, 5 2 टाइम्स है ना तो 5 रेज टू पावर 2, 3 2 टाइम्स है 3 रेज टू पावर 2 इंटू
17। तो ये प्राइम फैक्टर की फॉर्म हो गई है इसकी। ऐसे ही 5005 को सबसे पहले आप डिवाइड करके देखोगे 5 से, देन 11 से या 9 से डिवाइड करना और इसको लिख सकते हो, आंसर आपका आ जाएगा। तरीका मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। 3825 करके बता दिया। 156 आसान है, 5005 तो सबसे आसान है। 7429 कहोगे तो मैं एक और करके बता ही देती हूँ। कौन सा करूं? ये कर दूं 5005। चलो देखो, सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे? 5 से, तो ये कितना हो जाएगा? 1001। अब ये किस पे जा सकता है? सोचो किस पे जाएगा? बोलो। 11 से डिवाइड करके देखो। 11 9 जा 99 होता है, 11 9 जा 99, तो ये 11 9 जा 99, एक कैरी इस पे गया, 11 1 जा 11 हो जाएगा। 91 किस पे आता है? देखो 7 में भी आता है, 13 में भी आता है, तो डायरेक्ट 13 भी कर सकते हो, 7 से भी कर सकते हो, बात एक ही है, ठीक है। तो ये 7 हो जाएगा, 7 1 जा 7 हो जाएगा। तो 5005 के प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म क्या हो जाएगी? 5 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 7, सब एक एक बार है तो सबकी पावर एक ही रहेगी। ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है, लिख देना पार्ट 5 एंड आपको पार्ट 2 का आंसर बताना है, ठीक है। 100% मैं रिप्लाई भी करूंगी एंड आपके आंसर्स को चेक भी करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, एक रिलेशन मैं आपको बढ़वा रही हूँ। दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM। ऐसा तो नहीं है ना कि सारे क्वेश्चन में सिंपली आपको बोल देंगे कि इन दो नंबर का HCF निकाल लो और LCM निकालो। थोड़ा सा और उसमें ऐड करना पड़ेगा। HCF LCM के बीच में रिलेशन क्या है? तो रिलेशन ये है, कोई भी दो इंटीजर्स अगर हैं A एंड B, ठीक है, उनका जो HCF होगा, ठीक है, और उनका जो LCM होगा, उनका मल्टीप्लाई जो होगा, उनका जो प्रोडक्ट होगा, वो उन एक्चुअल दो नंबर के इक्वल होगा। थोड़ा सा इजी फॉर्म में बताती हूँ। अगर दो नंबर है 10 और 12, ठीक है, दो नंबर है 10 और 12, इनका 10 और 12 का जो HCF होगा और जो LCM होगा, उनके बीच में अगर मल्टीप्लाई का साइन लगा दोगे तो वो उन दोनों के इक्वल होगा, उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया था, आप चाहो तो वो इस पे वेरीफाई कर सकते हो। एक एग्जांपल मैं आप लोगों को करा रही हूँ, ध्यान से देखना। इसको, थ्योरम को या इस रूल को या इस रिलेशन को क्या करने के लिए? प्रूव करने के लिए। क्या नंबर लें? इजी से दो नंबर ले लेते हैं कोई भी। मैंने नंबर ले लिया, मान लो 16, और ये ले लिया मैंने 12 ले लेते हैं, ठीक है। 16 एंड 12 पे इसको प्रूव करके देखते हैं। तो 16 एंड 12 को क्या लिख सकते हैं? 16 को क्या लिख सकते हो? 2 रेज टू पावर 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये क्या होता है? हमारा 16 होता है ना। 12 को क्या लिख सकते हो? 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3 रेज टू पावर 1, या 3 छोड़ दो, है ना। ये क्या हो जाएगा हमारा 12। HCF बताइए क्या होगा? अभी सिखाया है मैंने आपको। HCF मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? दोनों में क्या कॉमन है? 2 की पावर 2, 2 की पावर 4, तो सबसे बड़ी चीज जो कॉमन है वो है 2 रेज टू पावर 2 यानी कि 4। तो HCF कितना आ जाएगा बच्चों? HCF इसका क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। देखो HCF 4 आ गया, या इसको थोड़ा और छोटा फॉर्म में लिख के दिखाऊं आपको। देखो ठीक है, इसको लिखा मैंने 2 इंटू 2 इंटू 3। यहाँ पे देखो, ये कॉमन है, ये कॉमन है, और तो कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए इसका फैक्टर जो हो गया है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 हो गया है। इसी से एलसीएम निकाल लो, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या बताया था मैंने आपको? एलसीएम, एलसीएम कैसे निकालना है? जो भी चीजें आपको दिख रही हैं उसकी हाईएस्ट पावर लिख दो। 2 दिख रहा है और 3 दिख रहा है, 2 की हाईएस्ट पावर 4 है, 3 की हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? 48। 2 की पावर 4 यानी कि 16, 16 इंटू 3 कितना होता है? 48। तो एलसीएम 48 आ गया है, एचसीएफ 4 आ गया है। अब इसको प्रूव करते हैं। दो नंबर 16 एंड 12 के अगर एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ 4 आ गया है, एलसीएम कितना आ गया है? 48 आ गया है, क्या उनकी मल्टीप्लाई
इक्वल है उन दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के? बोलो, इक्वल है? बिल्कुल होगी, मल्टीप्लाई करके देख लो। 4 इंटू 48 क्या हो गया हमारा? 192, और इसको भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये इक्वल टू 192 ही आने वाला है। यू कैन चेक, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये सब भूल जाओ, दिमाग में सिर्फ ये रखो, दो नंबर हैं, उनके एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लिकेशन उन दोनों नंबर के इक्वल होगी। 16 और 12 की मल्टीप्लाई किसके इक्वल होगी? उनके एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई के इक्वल होगी। इसी से बेस्ड आसान से क्वेश्चन हम लोग अभी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको करो। Find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM and HCF is equal to product of the two numbers। जो अभी हम लोगों ने किया उसी को करना है दोबारा से। देखो क्या है क्वेश्चन। सबसे पहले है 26 एंड 91। 26 एंड 91, तो 26 को क्या लिख सकते हैं बेटा? 26 को क्या लिख सकते हैं? 13 दूनी 26 होता है, तो इसको 2 इंटू 13 लिख दूं, सिंपल। 91 को 7 इंटू 13, 13 7 91 होता है, या 7 इंटू 13 91 होता है ना, तो डायरेक्ट मैंने लिख दिया, ये आ गया हमारा। इसको और शॉर्ट फॉर्म में तो नहीं लिख सकते हैं। एचसीएफ बताइए क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों में क्या है? सिर्फ ये है 13। क्या है? 13। तो एचसीएफ 13 आ गया बेटा। एलसीएम देखो कितना हो जाएगा? एलसीएम कितना हो जाएगा? क्या क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है, 13 दिख रहा है, 7 दिख रहा है। ठीक है, पावर हाईएस्ट यही है। मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 13 7 जा 91, 91 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 182। 91 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 182। तो ये एचसीएफ आ गया है, ये एलसीएम आ गया है। थ्योरम को प्रूव करो। क्या 26 इंटू 91 यानी कि दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन उसके एचसीएफ और एलसीएम के इक्वल है? करो सोल्व जल्दी से। मेरे अकॉर्डिंग तो है, मेरे अकॉर्डिंग तो है। चेक करो जल्दी से कितना आएगा। मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो, और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अभी सोल्व करके देखने की जरूरत नहीं है, आप कर लोगे, मुझे पता है। मुझे तो यूनिट डिजिट से पता चल चुका है। इसमें भी लास्ट में 6 आएगा, इसमें भी लास्ट में 6 आएगा। चेक करके देख लेना। ये हमारा जो है रूल जो है, या जो रिलेशन है, वो हमारा प्रूव हो गया है। ये था फर्स्ट पार्ट। ऐसे ही सेकंड पार्ट को करते हैं। देखो क्या है, 510 और 92। करो, इसके प्राइम फैक्टर फॉर्म में लिखो। 510 को क्या लिख सकते हैं? अब इसको तो डायरेक्ट नहीं कर सकते ना कि इसको मल्टीप्लाई करो, ये थोड़ा सा बड़ी वैल्यू आ गई। जितने भी अभी तक हमने एग्जांपल लिए हैं उनमें सबसे बड़ी वैल्यू है ये, तो इसको सोल्व करके देखना पड़ेगा। कैसे करोगे? 510 इसको सबसे पहले 2 से डिवाइड करोगे, कितना आ जाएगा? 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। ठीक है, आप देखो किस पे जाएगा? 3 पे, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15। 85 किस पे जाएगा? 5 पे कर दो, ये 17 पे ही जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ऐसे ही आपको क्या करना है? 92 को भी देख लेना है। 92 वैसे आसान है, लेकिन मैं करके दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये 2 पे जाएगा हमारा, 46 आ जाएगा। ये 2 पे जाएगा, 23 आ जाएगा, और ये 23 प्राइम नंबर है तो ऐसे ही रहेगा। तो ये हो गया है हमारा 2 इंटू 2 इंटू 23। अब क्या करना है? एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या होगा? जो दोनों में कॉमन है। दोनों में कॉमन आपको कौन सा दिखाई दे रहा है? दोनों में एक ही चीज कॉमन दिख रही है, सिर्फ और सिर्फ 2। सिर्फ और सिर्फ 2, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या रहेगा? 2 रहेगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या रहेगा बेटा? 2 रहेगा। एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम क्या होगा? क्या क्या दिख रहा है देख लो। 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 17 और 23। ठीक है, इनके अलावा कुछ दिख रहा है क्या? नहीं। मल्टीप्लाई का साइन डाल दो सबके बीच में। हाईएस्ट पावर सब में कितनी है?
इसमें हाईएस्ट पावर जो है वो 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 कर दोगे यहाँ पे। अदरवाइज 3 सिंगल है, 5 सिंगल है, 17 सिंगल है, 23 भी सिंगल है। मल्टीप्लाई करो और बताओ कितना आएगा। जल्दी से मल्टीप्लाई करो एंड बताओ कि कितना आएगा हमारा आंसर इसका। जल्दी से मल्टीप्लाई करके बताओ एलसीएम कितना आएगा। किया किया आप लोगों के पास रफ नोटबुक है, स्पीड से करो। मैंने जल्दी से कैलकुलेटर से कर लिया है। ये आएगा 11730। इन सारी चीजों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 11730। चेक करो सही है। ठीक है, अब थ्योरम को प्रूव करने का टाइम आ गया है। ये ट्रू है या नहीं। तो 510 और 92 का मल्टीप्लाई कितना होगा, 510, और 92 का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा, देखो 510 एंड 92 इज इक्वल टू 46920। ठीक है, 46920। कहीं मिस्टेक तो नहीं की अभी तक हमने। एक बार चेक कर लेते हैं, मुझे लग रहा है अभी तक होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन मैथ्स में हर जगह हमें कैलकुलेशन करके चलनी पड़ती है, क्योंकि मिस्टेक्स के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ओके, अच्छा, 2 रेज टू पावर 2 है ये ना, तो इसको दोबारा से करो। 2 रेज टू पावर 2 यानी कि 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 5 60, 60 इंटू 70 हमारा हो गया 17 हो गया है, इंटू 23, दैट इज इक्वल टू 23460। यही लिखा था क्या पहले मैंने? नहीं, मैंने सिर्फ 2 को मल्टीप्लाई किया था, 2 की पावर 2 को मल्टीप्लाई नहीं किया था। एलसीएम हो गया। चलो, दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन इतना है। एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई देख लेते हैं। एचसीएफ कितना है, 2 है। एलसीएम कितना है, 23460 है। मल्टीप्लाई करके देख लेना, यही आएगा श्योर। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल हो गए हैं, हेंस प्रूव्ड। जो क्वेश्चन हमें प्रूव करने के लिए बोला गया था वो प्रूव हो गया है। ठीक है, चलो आप लोगों के लिए होमवर्क दे रही हूं। आपको क्या करना है, 336 इंटू 54 सोल्व करके लेके आना है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, एंड मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, जिसमें इससे आगे के क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाली हूँ। पूरी एक्सरसाइज हम लोग करेंगे। जिसको जो भी डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में कर सकता है। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।